एक सवाल जो आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में हर कोई पूछ रहा है, क्या वोडाफोन आइडिया एक जबरदस्त कमबैक करने वाला है या फिर ये भी इतिहास की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तरह डूब जाएगा? तो आज हम वोडाफोन आइडिया की इसी उतार चढ़ाव भरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से दो ही रास्ते दिखते हैं, एक वापसी का और दूसरा पतन का। तो वीआई का भविष्य आखिर है क्या? यही वो एक सवाल है जिसने निवेशकों, सरकार और करोड़ों यूजर्स को उलझा कर रखा है। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले उस संकट की जड़ को समझना होगा जिसने कंपनी को लगभग घुटनों पर ला दिया था। 87,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 87,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जो वोडाफोन आइडिया पर सरकार का बकाया बन गई थी। मतलब एक ऐसी रकम जिसने कंपनी के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ में है बस 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द, AGR। तो ये AGR आखिर है क्या भला, और कैसे इसने देखते ही देखते पूरे टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल ला दिया? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, भारत में टेलीकॉम कंपनी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत ही महंगा बिजनेस है। पहले तो कंपनियों को ऑपरेट करने के लिए मोटी लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। फिर हवा में मौजूद तरंगें, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, उनके लिए हजारों करोड़ की बोलियां लगती हैं। और इन सब के बाद उस स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने के बदले अपनी कमाई का एक हिस्सा, एक यूसेज फीस सरकार को देना पड़ता है। 1999 के बाद यही यूसेज फीस कमाई के 1% के तौर पर तय कर दी गई और इसी यूसेज फीस को कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR। अब यहीं पर असली पेच था। विवाद इस बात पर था कि रेवेन्यू का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ फोन कॉल और डेटा से हुई कमाई है या फिर इसमें कुछ और भी शामिल है? अब देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग कहानियां थीं। टेलीकॉम कंपनियां कह रही थीं कि भाई AGR तो सिर्फ हमारी मेन कमाई पर लगना चाहिए, मतलब जो पैसा कॉल और डेटा से आता है। लेकिन सरकार का कहना था, नहीं जी, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार के हिसाब से AGR कंपनी की हर तरह की कमाई पर लगेगा, चाहे वो बैंक डिपॉजिट पर मिला ब्याज हो, कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हो या कहीं और से डिविडेंड आया हो, सब कुछ। और बस रेवेन्यू शब्द के इसी अलग अलग मतलब ने एक ऐसी कानूनी लड़ाई छेड़ दी जो सालों तक चली। ये मामला सालों साल अदालतों के चक्कर काटता रहा, लेकिन फिर आया कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। ये लड़ाई असल में 2003 में शुरू हुई थी। 2006 में फैसला कंपनियों के हक में आया भी, लेकिन सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की परिभाषा को सही ठहरा दिया। पर सबसे बड़ा झटका तो ये था कि ये फैसला पिछली तारीख से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों को सालों का बकाया, उस पर लगा ब्याज और पेनल्टी, सब कुछ एक झटके में चुकाना था। इस एक फैसले ने सभी कंपनियों की जड़ें हिला दी, लेकिन वोडाफोन आइडिया पर इसका असर सबसे ज्यादा तबाह करने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये बोझ वीआई के लिए लगभग जानलेवा बन गया? ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे वीआई पर 58,000 करोड़ का एक पहाड़ जैसा बिल आ गिरा, जो उसके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर एयरटेल से भी कहीं ज्यादा था। अब आप सोच रहे होंगे कि जियो का बिल इतना कम क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियो ने 2016 में ही ऑपरेशन शुरू किए थे, तो उसका बकाया सिर्फ कुछ ही सालों का था। वी के लिए ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन थी। एक तो सबसे पुरानी कंपनी होने की वजह से सालों का बकाया उस पर जमा हो चुका था, दूसरा 2018 में हुए मर्जर का कर्ज पहले से ही सिर पर था, और तीसरा जियो की वजह से मार्केट में कमाई वैसे ही बहुत घट चुकी थी। इस AGR बिल ने तो बस कंपनी को दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। जब वी बिल्कुल डूबने की हालत में पहुंच गया तो सरकार को बीच में आना पड़ा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों? तो जब वी ये भारी भरकम बकाया नहीं चुका पाए तो सरकार ने एक बहुत ही दिलचस्प कदम उठाया। उन्होंने उस कर्ज को कंपनी की हिस्सेदारी में बदल दिया। मतलब सरकार ने कहा, ठीक है, आप हमें पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, इसके बदले हमें अपनी कंपनी में हिस्सा दे दीजिए। इसी को कहते हैं डेट फॉर इक्विटी स्वैप। और बस रातों रात भारत सरकार वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। सोचिए जरा। देखिए, सरकार के सामने एक BSNL का उदाहरण पहले से ही था, जो लगातार संघर्ष कर रही थी। वो एक और सरकारी टेलीकॉम कंपनी का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। वीआई के डूबने का मतलब होता एक कंपनी का खत्म होना और बाजार में सिर्फ 2 खिलाड़ियों का रह जाना। इसलिए कंपनी को बचाने के लिए एक राहत पैकेज तैयार किया गया।
इस पैकेज ने वीआई को वो दिया जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, सांस लेने की मोहलत। सबसे पहले तो 87,000 करोड़ की उस विशाल रकम को फ्रीज कर दिया गया ताकि उस पर और ब्याज न चढ़े। दूसरा, कंपनी को पेमेंट के लिए सीधे 4 साल का वक्त दिया गया ताकि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सके। तीसरा, एक ऐसा पेमेंट प्लान बनाया गया जिससे कंपनी 2031 तक छोटी छोटी किश्तें चुकाए और बड़ा हिस्सा बाद में दे। और आखिर में इस पूरी रकम पर फिर से विचार करने की गुंजाइश भी रखी गई। ये वीआई के लिए एक असली जीवन दान था। तो इस लाइफलाइन के बाद क्या वी अब रिकवरी की राह पर है? हाल के दिनों में कंपनी ने कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जो वापसी की एक मजबूत उम्मीद जगाते हैं। कंपनी ने एफपीओ के जरिए शेयर बाजार से 18,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो जबरदस्त हिट रहा। इसका 7 गुना ज्यादा सब्सक्राइब होना ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा अब लौट रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क को बेहतर बनाने में हो रहा है और पिछले 6 महीनों में 1 लाख से ज्यादा टावर अपग्रेड किए भी जा चुके हैं। और तो और कंपनी के मालिक कुमार मंगलम बिरला ने खुद कंपनी के शेयर खरीदकर एक बहुत मजबूत संदेश दिया है। वीआई का बाजार में बने रहना सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये हर मोबाइल यूजर के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर बाजार में सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनियां रह गईं तो इसे डुओपोली कहते हैं। इससे कंपटीशन खत्म हो जाता है और इसका सीधा असर मोबाइल प्लान की कीमतों और सर्विस की क्वालिटी पर पड़ सकता है। तो सरकार ने वाई को एक और मौका तो दे दिया है। ये पैसा और ये वक्त कंपनी को अपना नेटवर्क सुधारने और ग्राहकों का विश्वास वापस जीतने में मदद करेगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये जीवनदान एक शानदार वापसी की कहानी लिख पाएगा या फिर ये सिर्फ अंत को कुछ समय के लिए टाल रहा है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।